Good morning student. Today we will read 8th chapter of history. आज हम इतिहास का 8वां चैप्टर रीड करेंगे. चैप्टर इज प्रथम साम्राज्य, द फर्स्ट एम्पायर. मौर्य साम्राज्य प्राचीन भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में मौर्य युग का विशेष महत्व है. मौर्य वंश के अभ्युदय ने भारत के राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात किया. इस युग में प्रथम बार संपूर्ण भारत एक राजनीतिक सूत्र में बन सका. चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से उसने घनानंद का पतन सुनिश्चित किया, जो अंतिम नंद शासक था. चंद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा का एक बड़ा भाग, गंगा का मैदान, मध्य भारत तथा दक्कन के कुछ भाग सम्मिलित थे. नेक्स्ट इज मौर्य प्रशासन, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन. चंद्रगुप्त के गुरु तथा महामात्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में एक शक्तिशाली राज्य तथा कुशल प्रशासन का विवरण दिया है. फर्स्ट इज प्रांतीय शासन. साम्राज्य अनेक प्रांतों स्वर्णगिरि, तक्षशिला, उज्जैन तथा मगध में विभाजित था. प्रत्येक प्रांत का राज्यपाल कुमार कहलाता था, जो प्राय शाही परिवार से संबद्ध होता था. छोटे राज्यों का अधिकारी राजूक होता था. विभागों के प्रमुख महामात्य या मुख्य होते थे. प्रत्येक जिले का अधिकारी स्थानीय कहलाता था. जिले में अनेक गांव होते थे, जिनका मुखिया ग्रामीण या ग्रामीणी होता था. नेक्स्ट इज केंद्रीय शासन. मौर्य प्रशासन के अंतर्गत संपूर्ण सत्ता राजा में केंद्रित थी. वह प्रधान सेनापति तथा प्रधान न्यायाधीश भी होता था. मंत्री परिषद उसकी सहायता करती थी. प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के लिए जिम्मेदार होता था. मंत्रियों की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे. द नेक्स्ट इज नगर प्रशासन. नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी नागरिक कहलाता था. प्रशासन के लिए 30 सदस्यों की एक समिति होती थी, जो 5 सदस्यों वाला 6 वार्डों में विभक्त होती थी. प्रत्येक बोर्ड का एक निश्चित विभाग को देखता था, जैसे विदेशी उद्योग, जन्म एवं मृत्यु की रिकॉर्ड, सफाई, वजन तथा नापतोल, सार्वजनिक सुविधाएं. ये जो वार्ड में विभाजित कर दिया था, और इनका एक किसी विदेशी जो भी कार्य हैं या व्यापार है, वो एक व्यक्ति देखेगा. नेक्स्ट पाटलिपुत्र. राजधानी नगर मेगास्थनीस पाटलिपुत्र की सुंदरता तथा प्रशासन की कुशलता से अत्यंत प्रभावित था. पाटलिपुत्र गंगा के तट पर स्थित था. नेक्स्ट गुप्तचर व्यवस्था. मौर्य शासकों की गुप्तचर बड़ी संख्या में देश भर में फैले हुए थे, जो राजा को किसी भी विद्रोह या षड्यंत्र की सूचना देते थे. गुप्तचर थे जो चुपचाप कार्य करते थे. नेक्स्ट सैन्य प्रशासन. मौर्य साम्राज्य बहुत विशाल था. कुशल प्रशासन के लिए संगठित तथा अनुशासित सेना एवं गुप्तचरों की बहुत आवश्यकता थी. चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पदाति, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी तथा 8,000 रथ सम्मिलित थे. सेनापति सेना का मुखिया होता था तथा राजा को सूचनाएं देता था. प्रजाहित का कार्य. मौर्य शासक नहरों, सड़कों, कुओं, विश्राम गृहों आदि के निर्माण पर बहुत बल देते थे. चंद्रगुप्त ने कठियावाड़ में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था. नेक्स्ट सामाजिक आर्थिक जीवन, सोशल इकोनॉमिक लाइफ. समाज. मौर्य समाज व्यवसाय के अनुसार विभाजित था. विद्वानों विशेषतः ब्राह्मणों को समाज में अच्छा सम्मान दिया जाता था. उन्हें उच्च पद भी दिए जाते थे. ब्राह्मणों तथा बौद्ध एवं जैन भिक्षुओं को कर नहीं देने
पड़ते थे, यानी कि जो ब्राह्मण और बौद्ध के भिक्षु थे उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। अपने जीवन के अंत में चंद्रगुप्त ने जैन धर्म अंगीकार किया, मीन्स जैन धर्म स्वीकार किया। उसने राजपाट त्याग कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक में शरण ली, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था। अधिकांश लोग कृषक थे जो अपनी अथवा राजा की भूमि पर खेती करते थे। गांव में चरवाहे भी होते थे। शिल्पकारों में सुनार, लोहार, बढ़ई, जुलाहे, कुम्हार आदि शामिल थे जो गांव तथा नगरों में रहते थे। अन्य लोग व्यापार तथा वाणिज्य से आजीविका प्राप्त करते थे। उस समय व्यापार उन्नत अवस्था में था, उस समय व्यापार बहुत होता था। नेक्स्ट, अशोक महान। अशोक द ग्रेट। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। वह 273 ईसा पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा। अशोक को आज भारत के महान सम्राट के रूप में जाना जाता है, किंतु यह आश्चर्य की बात है कि 19वीं शताब्दी तक भारतीय लोग उसके नाम से भी अपरिचित थे। आज सभी को ज्ञात है कि प्रियदर्शी एवं अशोक एक ही व्यक्ति थे। प्रियदर्शी अशोक का ही नाम है। कलिंग युद्ध, द कलिंग वार। कलिंग आधुनिक उड़ीसा, अब यह उड़ीसा के नाम से जाना जाता है कलिंग। दक्षिण भारत के लिए व्यापारिक मार्ग पर एक विशिष्ट सामरिक महत्व रखता था। 261 ईसा पूर्व में जब अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया तब उसने कड़ा प्रतिरोध प्रस्तुत किया, अतः कलिंग मौर्य साम्राज्य में मिला लिया गया। जीवन के पर्याप्त विनाश तथा रक्तपात को देखकर अशोक का हृदय करुणा से भर गया। कलिंग में जो लोग मारे गए थे वहाँ काफ़ी रक्तपात भी हुआ था, जिसे देखकर अशोक का हृदय व्याकुलता से भर गया और उसने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया। नेक्स्ट, अशोक के शाही फरमान एवं शिलालेख। अपने धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने शिलालेखों पर शाही फरमान जारी किए। ये फरमान स्तंभों और शिलाओं पर गढ़े गए तथा इन्हें सार्वजनिक स्थलों पर रखा गया। स्तंभों में खंभे। वह स्वयं को भी अपनी प्रजा का पालक समझता था। उसने शाही फरमानों की व्याख्या तथा पालन के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए, जिन्हें धर्म महामात्य कहा जाता था। अशोक पर बौद्ध धर्म का प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म एंड अशोक ऑन अशोक। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। उसने अनेक विहार मठ बनवाए। बुद्ध का संदेश फैलाने के लिए उसने दूर दूर तक धर्म प्रचारक भेजे। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक के धर्म का अभिप्राय धार्मिक कर्तव्य से है। उसका धर्म अहिंसा, सहिष्णुता तथा बड़ों के प्रति आदर पर आधारित था। उसकी धार्मिक नीति धर्म से प्रभावित थी। उसने सरल एवं नैतिकतापूर्ण जीवन को अपनाया तथा अहिंसा का प्रचार एवं पालन किया। नेक्स्ट इज मौर्य कला। मौर्य काल में मूर्तिकला तथा वास्तुकला में पत्थरों का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कारीगर इसे निर्मित वस्तु को पॉलिश से चमकाते थे। उस समय के लकड़ी के भवन तो नष्ट हो गए, किंतु पत्थरों के स्तंभ विहार अभी भी दर्शनीय हैं। एक ठोस पत्थर से निर्मित स्तंभ, एक ठोस पत्थर के द्वारा बनाया गया खंबा, ये लगभग 20 से 30 मीटर ऊंचे होते थे। बिहार में यह अनेक स्थानों जैसे लोरिया, नंदनगढ़, लोरिया, अराराज में प्राप्त होते हैं। इन स्तंभों के शीर्ष पर पशुओं की सुंदर आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। सारनाथ में प्राप्त एक स्तंभ के शीर्ष पर 4 सींग बने हैं, जो आज के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में मान्य है। स्तंभ शीर्ष के 4 भाग हैं। अशोक ने जो स्तंभ बनवाया था, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट, इसके ऊपर ड्रम के आकार की चौकी है, जिस पर 4 चक्र 4 भिन्न दिशाओं में उत्कीर्ण हैं। चक्रों के बीच में 4 पशु, घोड़ा, सिंह, हाथी तथा सांड अंकित हैं। आधार पर एक उल्टा कमल है, जिसकी पंखुड़ियाँ लंबी हैं।
सिंह शीर्ष एवं चक्र हमारे लिए विशेष महत्व रखते हैं। सिंह शीर्ष हमारी मुद्रा तथा हमारे सरकारी दस्तावेजों पर अंकित मिलता है। चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में प्रदर्शित हो। इसके ऊपर 4 सिंह पीठ सटाकर तथा दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं। ये सिंह सम्राट की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। मौलिक रूप से 4 सिंह धर्म चक्र का सहारा देते थे, जो बुद्ध के चिन्ह का प्रतीक था। अब यह बुद्ध चक्र खंडित अवस्था में है। नेक्स्ट, स्तूप। अशोक ने बड़ी संख्या में स्तूपों का निर्माण कराया। मीन्स मठ जगह मंदिर टाइप में बनाया था, जिसके ऊपर का गोलाकार हुआ करती थी, उसको स्तूप कहते थे। ये अर्ध गोलाकार स्मारक हैं जो किसी की याद में बनवाए जाते हैं, उनको हम स्मारक बोलते हैं, जो बुद्ध के अवशेषों पर बने थे। ये मिट्टी तथा ईंटों से निर्मित होते थे। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। इनमें सांची के स्तूप मध्य प्रदेश में भोपाल से 60 किमी दूर दिशा के निकट सुरक्षित हैं। गुफा। मौर्य ने गुफा का निर्माण भी प्रारंभ कराया है। इनमें वृक्षों के निवास स्थान बने हैं। बराबर तथा नागार्जुन की पहाड़ियों में प्रमुख गुफाएं मिलती हैं, जो चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। नेक्स्ट, मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर शासक थे। केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने से सड़कों का रखरखाव शिथिल हो गया, जिससे साम्राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से संपर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। नियमित राजस्व के अभाव में विशाल सेना का रखरखाव कठिन हो गया। अधिकारीगण तानाशाह और भ्रष्टाचारी हो गए, जिससे संपूर्ण शासन तंत्र ढह गया। प्रांतीय गवर्नरों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। 185 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदस्थ का वध करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और शुंग वंश की स्थापना की। शुंग वंश की स्थापना के साथ ही मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अंतिम शासक थे बतेश्वर, जिन्होंने उनका शुंग ने वध कर दिया। मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप you all are understand this chapter. Thank you.